अध्याय 3 देख रहे हैं, जल संसाधन। जल संसाधन, पानी, जल, वाटर रिसोर्सेस, इसकी बात करेंगे आज। शुरुआत है एक कॉन्वर्सेशन से, एक बातचीत चल रही है। तो लड़का कहता है कि पिंकी, क्या तुमने उड़ीसा में जो बाढ़ आई है उसको देखा टीवी पे? कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, कितनी प्रलय मचाई है इस बाढ़ ने। पिंकी कहती है हाँ, ये मैंने देखा। और इसको देख के जब मैंने बात की कि जल जीवन भी दे सकता है, पानी के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते, और साथ में ये जान ले भी सकता है। पिंकी के पिताजी ने उन्हें बताया कि जल हर जगह जरूरी है, चाहे वो हमारे पीने के लिए हो, कारखाने में हो, कहीं भी बहुत सारी जगह जल का उपयोग होता है। बल्कि जितने भी जल विद्युत संयंत्र हैं उनसे कारखानों में बिजली जाती है। अब इनको समझने में देर नहीं लगी पिंकी को कि जो पुराने जमाने में जितनी भी सिविलाइजेशन डेवलप हुई, जितनी भी सभ्यताएं हुई, या लोग जो ठहरते थे, रुकते थे, रहते थे, वो झरनों, झीलों, पोखरों और मरुद्यानों के आसपास क्यों रहते थे, क्यों बसते थे। पूरे विश्व को, पूरे ग्लोब को ले तो 3/4 भाग, 3/4 होता है 75% धरातल जल से भरा है, जल है इसमें। इसीलिए अगर आप ऊपर से देखेंगे स्पेस से, तो हम ब्लू दिखाई देते हैं, हमारी पृथ्वी ब्लू, नीली दिखाई देती है, क्योंकि जल है यहां पर मैक्सिमम। लेकिन यहां का जो जल है मेनली, वो उसमें लवण है, यानी सलाइन है। अगर आप समुद्र का पानी पिएंगे तो आप पी नहीं सकते, शायद मेरे ख्याल से 2 बूंद भी नहीं आप ले पाएंगे। इसमें जो अलवणीय जल है, अलवणीय, लवण मतलब होता है कि जिसमें मिनरल्स हो, जिसमें नमक हो, इस तरीके की चीज हो। तो जो अलवणीय है, यानी कि जो पानी आप पीने के योग्य है, वो बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। और जो अलवणीय जल है जिसे हम पी सकते हैं, वो या तो आपको सतही अपवाह, ड्रेनेज, यानी पानी बहता हुआ जो नदी है या उसके ट्रिब्यूटरीज है वहां से मिलता है, या जमीन के नीचे, जिसे हम भौम जल स्रोत कहते हैं। अब बात यह आती है कि हम बहुत बार हमने देख लिया कि जल तो दोबारा बन जाता है, ये नवीकरण है ना। पुनर्भरण जल ही क्रिया चलती है, यानी कि दोबारा वाटर साइकिल चलता है, पानी दोबारा आ जाता है। लेकिन इतना जल है, 75% जल है, गतिशील भी है, दोबारा पैदा हो सकता है। तब दिक्कत किस बात की है? ये एक नवीकरण योग्य संसाधन है, फिर भी जल की कमी क्यों हो रही है? भविष्यवाणी जो की है, जो इसमें मास्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि 2025, जो कि कुछ ही साल बाद आने वाला है, उसमें 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे, यानी वहां वाटर स्केर्सिटी होगी, पानी की कमी होगी, ये बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। कुछ चीजें इसमें आई हैं जिसको मैं बताना जरूरी समझता हूं। इसमें पूरा अगर अर्थ को लें तो करीबन, पहले इसको मैं बता दूं, यहां पर जो आंकड़े दिए हुए हैं फिर इसको हम नंबर्स में लेंगे। लेकिन यहां एक जरूरी बात पहले से बताना जरूरी है कि पानी, जल, जैसे बरसात हुई, यहां से पानी आया, इधर जमा हुआ, वाष्पीकरण हुआ, फिर ये बादल हो गया, बादल फिर बरस गया, तो ये पानी तो दोबारा बनता चला जा रहा है। इसे हम वाटर साइकिल या जल चक्रण कह रहे हैं। तो पानी तो दोबारा आ जाता है। एक आंकड़ों को मैं जरा आपके सामने रखता हूं कि 96.5, 100 अगर नंबर लें तो 96.5, तकरीबन 97%, 96.5% ये महासागर में है, यानी कि ये लवणीय जल है, ये महासागरों में पाया जाता है। ये जो जल का कुल आयतन, इसका 96.5% भाग महासागरों में मिला, लेकिन 2.5% केवल इसमें ऐसा है जो अलवणीय जल है। अलवणीय यानी जो जल हम पी सकते हैं, और ये इसका 2.5% का, जिसको मैं अगर इंटीजर में लूं तो 3% करीब, इसका 70%, 2.5 यानी 2.5 का 70%, ये अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड पर्वतीय क्षेत्र जो है, जैसे ये मैं जो इलाके दिखा रहा हूं, इस जगह पे ये हिम के रूप में, बर्फ के रूप में, बर्फ की चादरें और हिम नदी के रूप में, ग्लेशियर्स के रूप में है। 30% जो है वो भौम जल है। भौम जल यानी 96.5% आपका सॉल्ट वाटर है पूरे विश्व का,
और पूरे विश्व का जो 97 है तो बचा 3%, यानी कि 96.5 है तो बचा 2.5%। 2.5% ये केवल फ्रेश वाटर है, लेकिन यहाँ पर नहीं रुकना है हमें, ये पीने योग्य नहीं है अभी। देखिए क्यों? क्योंकि इस 3% को 100% मान के अगर डिवाइड किया जाए, इसको 3 को 100 मानिए, तो इसमें से 68.7%, करीबन 68.7%, अगर इसको एक नंबर लिया जाए तो 70 कर देता हूं मैं, 70% आइस कैप और ग्लेशियर्स में है, यानी कि बर्फ के रूप में है। जमीन के नीचे 30% है, जिसे हम वाटर टेबल या जमीन के भूमिगत जल कहते हैं, 30% है। अब आइए जरा, क्योंकि ये तो हम यूज नहीं कर सकते, बर्फ तो नहीं हम पी सकते, या ग्राउंड नीचे जाके तो नहीं हम पानी पी सकते। जो पानी हमारे लिए एक्चुअल अवेलेबल है वो है आपका सरफेस वाटर। अभी भी नहीं रुकना है, आप इस 0.3% को और डिवाइड करेंगे, इसको फिर से 100% मान लीजिए, इसको और 100% मान लीजिए, तो इसमें जो स्वाम्स है, लेक्स है, यानी कि अलग अलग पानी जहां जहां ठहरता है, जैसे जो बहती हुई नदी है वो 2% है, जहां आपके तालाब है वो करीबन 87% है, और स्वाम्स मतलब जहां जल भरा होता है 11%। इसका मतलब आपके पास कितना पानी है? 3%, उसका भी आपका 0.3%, और उसका भी इतना परसेंट आपके पास केवल इतना अवेलेबल है, तो पानी तो स्केर्स हुआ ना, पानी तो कम है यहाँ पर। तो फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा एक बार और, फिर यहाँ चलते हैं कि 96.5 पूरा पानी, जो पूरा पानी है उसमें 97% या 96.5% तो महासागर हो गया, ये हम पी नहीं सकते। 2.5 है जो पानी हमारे पास अवेलेबल है, जो मतलब जो अलवणीय है, इसमें नमक नहीं है। उसके बाद इस 3% में भी 70, इस 3 का 70% भाग बर्फ में है, और उसके बाद जो इसका 30% भाग है वो हमारा जमीन के नीचे है। और फिर हम भारत, हिंदुस्तान, जो बरसात होती है हिंदुस्तान में, यानी भारत विश्व की वृष्टि यानी बरसात का 4% हिस्सा ही हमको मिलता है, ओनली 4%, यानी कि पूरे विश्व में अगर 100% बरसात होती है तो हमको केवल 4% मिलती है। अगर हमको एक एक आदमी को लिया जाए, हिंदुस्तान का कितना कितना पानी मिलता है, उस हिसाब से पूरे विश्व को कंपेयर किया जाए तो हमारा 133वां स्थान आता है, बहुत पीछे हम लोग, मतलब एक आदमी को जो पानी अवेलेबल है। उसके बाद जो भारत में कुल नवीकरण योग्य जल संसाधन, ऐसे जल संसाधन जो वाकई में नवीकरण हो सकता है, रिन्यूएबल हो सकते हैं, 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष ये अनुमानित किया गया है। और भविष्यवाणी ये है कि 2025 तक भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, भारत का बहुत बड़ा हिस्सा इसी समस्या से जूझेगा, पानी की दुर्लभता होगी, कमी महसूस होगी हमें पानी की। तो जल दुर्लभता यानी कि जल उसकी कितनी कमी है, उसको पाना इतना मुश्किल है, और जल संरक्षण यानी कि जल को बचाना, जल को कंजर्वेशन करना, और उसका प्रबंधन यानी कि प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर प्लानिंग, उसको सही तरीके से आवंटित करना, जमाना, मिलाना, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना, उसका प्रबंधन करना। तो जल के तो विशाल भंडार है, और बकायदा ये नवीकरण है, बार बार हम बोल रहे हैं कि नवीकरण है। तो आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि इतना पानी है लेकिन दुर्लभता क्यों है, कमी क्यों है फिर? ये देखें, हमारे देश में आप ऐसी जगह देख लेंगे जहां बहुत ज्यादा वर्षा होती है, और हमारे देश में वो भी जगह देख लेंगे जहां पर सूखाग्रस्त होता है। जैसे ही आप सूखाग्रस्त की बात करेंगे, यहाँ जहाँ पानी नहीं गिरता, आप सीधा मरुस्थल पे पहुंच जाएंगे, राजस्थान के मरुस्थल पे पहुंच जाएंगे। या ऐसी औरतों को देखेंगे, दिमाग में आपके आएगा जो मटके से लंबी दूरी तय करती है केवल पानी के लिए, थोड़े से पानी के लिए। इसके अलावा जो मौसम की बरसात हो रही है, अगर हमारे देश में देखें तो केवल 3 महीने बरसात होती है, वो भी मानसून की बरसात होती है, बाकी पानी कहाँ से आएगा? तो जो समस्याएं हैं वो उसका कारण ये है कि एक तो अतिशोषण था। देखिए, ये सवाल बन सकता है कि जल के कमी का कारण क्या है। आपसे कोई पूछे कि पानी तो इतना ज्यादा है, फिर कम क्यों हो रहा है, फिर कमी क्यों है, दुर्लभता क्यों है? तो एक तो अतिशोषण है, यानी कि पानी का बहुत ज्यादा हम उपयोग कर रहे हैं। अतिशोषण मतलब जितना उसका उपयोग होना चाहिए उससे ज्यादा हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उसका बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रयोग हम कर रहे हैं। और समाज के जो अलग अलग वर्ग है, गरीब हो, किसान हो, अमीर हो, जितने भी लोग हैं, उनमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण बहुत असमान है। किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है। कुछ चित्र हैं, बड़े हृदय विदारक चित्र है ये, आपको बड़ा देख के बड़ा वो लगेगा कि वाकई ये आपके ही जगह हो रहा है। तो यहाँ पर एक बूंद भी पानी नहीं था, बरसात इतनी ज्यादा हो गई, यानी कि पानी भरमार है। यहाँ पे कलकत्ता में बरसात हुई, बड़ी जबरदस्त बरसात हुई, और ये जो एरिया है बाकी जगहों से बिल्कुल कट गया। इतनी ज्यादा बरसात हुई, 180 मिलीमीटर, लेकिन एक बच्चा अपने हाथ में एक बॉटल लेके बूंद बूंद पानी ले रहा है। आप समझ सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन आती है। मेन कारण है प्रबंधन की, मेन कारण है इस वाटर को अच्छी तरीके से संरक्षण करने की। इतने में ना आपको ना इतनी बर्फ में तो ना ये हो सकता है कि
फ्रॉस्ट हो जाए, फ्रॉस्ट बाइट हो जाए। लेकिन आप देखें, एक महिला एक छोटा सा कनस्तर अपने सर पे लेके इस पानी के लिए इस ऐसी सिचुएशन में, बाकायदा अर्थक्वेक के बाद यानी भूकंप आया उसके बाद पानी की कितनी समस्या हो गई कि यहाँ पर पानी के लिए दर दर भटक रही। और यहाँ तो एक इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, लोग अपना काम धंधा छोड़ के केवल पानी के लिए लाइन में लगा रखे हैं क्योंकि पानी इतना कम है। एक इजराइल है जहां पर केवल 25 सेंटीमीटर बरसात होती है। अगर आप इजराइल को देखें तो अरब में आता है, अरब जो है वो डेजर्ट एरिया है। 25 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा होती है इजराइल में। एक और जगह है हमारे देश में है, 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। दोनों जगह का अंतर देखिए, इजराइल में पानी की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ पानी की बहुत कमी है। क्योंकि जो जल प्रबंधन होता है, जल का प्रबंधन, जल का मैनेजमेंट, जल की प्लानिंग, इसकी व्यवस्था इजराइल में बड़ी बेहतरीन है। शायद हम अगर इसका अच्छा प्रबंधन करें, जो जल का अभाव हो रहा है या जल जितना भी है, पानी हमारे पास जितना भी है, उसका हम सही नियंत्रण करें तो शायद ये तकलीफ आप ना देखें। कुछ और चीजें हैं। एक साइंटिस्ट या ये कहें विशेषज्ञ, स्वीडन के एक विशेषज्ञ हैं, इनका नाम है फॉल्कन मार्क। इन्होंने जो बताया उस हिसाब से पानी की कमी का क्या मतलब होता है, जल की कमी का क्या मतलब होता है। यदि एक आदमी, प्रत्येक व्यक्ति, एक आदमी अगर 1000 से लेकर 16,000 घन मीटर इसके बीच अगर उसको पानी अवेलेबल है तो इसका मतलब पानी की कमी है, मतलब इसके ऊपर ही होना चाहिए, वरना पानी की कमी है। फिर से हम आ जाते हैं, पानी इतना ज्यादा है फिर दुर्लभता क्यों है। आप कहीं भी देखें, जनसंख्या बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, वितरण असमान है, तो जो हम यूज कर रहे हैं घर में वो तो ठीक है, घरेलू अनाज तो हम ठीक है, घरेलू उपयोग के लिए हम यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा अनाज अगर हम लगा रहे हैं जहां पर पानी बहुत ज्यादा की जरूरत होती है, अति शोषण कर रहे हैं जल संसाधन का, और उस ऋतु में कर रहे हैं जहां पर वाकई में जल की कमी है, यानी हम ऐसी चीज तब उगा रहे हैं जब पानी वाकई की कमी है और पानी में ही वो चीज उगती है, तब तो हम शायद अति शोषण कर रहे हैं ना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। टेलीविजन में आपने जरूर देखा होगा कि किसान क्या करते हैं, अपने खेतों पे निजी अपने खुद के कुएं खुदवा देते हैं, नलकूप बना लेते हैं। वाकई सिंचाई करके उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन आप ये कभी सोच सकते हैं कि जो जमीन के नीचे से पानी निकाला जा रहा है उससे बाकी जगह क्या प्रॉब्लम होगी, बाकी जगह कितनी पानी की उपलब्धता में कमी होगी, सुरक्षा, भोजन सुरक्षा कितनी खतरे में पड़ जाएगी। यहाँ जरा देखिएगा कि यहाँ पर इन्होंने पानी के लिए खुदाई की है ना, एक बगैर बोरवेल लगा लिया, पंप के थ्रू इन्होंने पानी निकाला और बेहतरीन पानी आ रहा है, लहलहाती हुई यहाँ पर फसल है। लेकिन यहाँ से भूमि वाटर तो आपने निकाल लिया ना, इसके आसपास का पूरा क्षेत्र आपने पानी निकाल लिया, बाकी क्षेत्र में पानी कहाँ से मिलेगा, पानी तो यहाँ से निकाल लिया। देखिए, जब ग्राउंड वाटर होता है वो बहुत ऐसा नहीं कि केवल इनके यहीं पर नीचे पानी है, ये पूरा ग्राउंड वाटर का एक लेवल है, यहाँ पर वाटर टेबल कहते हैं जिसे। जब आप इसका पानी निकाल लेते हैं या बहुत ज्यादा निकाल लेते हैं, निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, ये होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बहुत ज्यादा निकाल लेते हैं तो ये वाटर टेबल कम हो जाता है। वाटर टेबल ही तो हर जगह चीजें मैनेज करता है, ये नुकसान है इसका, जो इसमें बात की गई वो यही है। इसके बाद स्वतंत्रता हमें मिली, बेहतरीन औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ, जितनी भी एमएनसीज है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, औद्योगिक घराने हैं, आप ये देखते हैं कि इस उद्योग के कारण जो अलवणीय जल संसाधन है, ऐसा पानी जिसको लोग यूज कर सकते हैं, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा है। इसके अलावा पानी को जनरेट करने के लिए भी, यानी कि जो पानी से ऊर्जा जनरेट होती है, पानी से जो विद्युत जनरेट होता है, वो भी इन उद्योगों में जाता है। एक आंकड़े के हिसाब से भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। जितनी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है ना हिंदुस्तान में, 22% ये कहां से आती है, जो जल विद्युत से आती है। अब लोगों का रहन सहन भी चेंज हो गया है, लोग जो शहरों में रहते हैं, लाइटें, एसी, फ्रिज, सब चीजें हैं, तो इससे उनकी ऊर्जा बढ़ गई है, मतलब जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो और समस्याएं पैदा हो गई। नलकूप एक इलाका हो गया, जैसे मान लीजिए आपने कॉलोनी बना ली, एक कॉलोनी हो गई, कॉलोनी में आपने नलकूप बना लिया या इस तरीके से कुछ खोद दी, वहां का पानी आपने निकाल लिया। जब आप एक जगह के लिए इतना ज्यादा पानी निकाल रहे हैं तो बाकी जगहों को क्या पानी मिलेगा, यही चीज मेन मुद्दा इस सब बातों का यही है। तो ये हमने बात की मात्रा की, नंबर की, कि भाई कितना पानी किसको क्या कैसा मिल रहा है। अब जरा आते हैं उस चीज पे कि ऐसी स्थिति जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफी जल संसाधन है,
लेकिन पानी कम है। उसका कारण क्या है? पानी तो दिख रहा है आपके सामने, लेकिन आप पानी आप यूज नहीं कर सकते। उसका कारण है इसकी गुणवत्ता खराब है, यानी कि इसमें इतना ज्यादा प्रदूषण है, इतनी गंदगी है कि आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। औद्योगिकरण होगा, घर से जो चीजें निकलेंगी उसमें रसायन होंगे। अब यहाँ पर आप कीटनाशक भी डालेंगे, उर्वरक भी डालेंगे, यानी कि फर्टिलाइजर्स भी यूज करेंगे। ये सारी चीजें पानी को प्रदूषित करती है और ये मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। मानव इसका उपयोग नहीं कर सकता। इसका मतलब पानी तो है, लेकिन वो इतना खराब है कि उसको आप यूज नहीं कर सकते। जितनी भी भारत की जो अलग अलग सरिताएं हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, जलधाराएं हैं, जैसे गंगा, यमुना, ये शुद्ध नहीं है, खराब हो चुकी हैं, गंदी हो चुकी। कारण क्या है? जनसंख्या तो खैर है ही हमारे पास, नंबर 2 पे है हम लोग। उसके बाद कृषि में आधुनिकीकरण हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है, नगर बस रहे हैं, कृषि को बहुत आगे अच्छी तरीके से बढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। औद्योगिकरण हो रहा है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है और ये गहराता जा रहा है। ये बाकायदा एक रिपोर्ट में लिखा हुआ है। लेकिन अब बात यहां तक नहीं रुकेगी, हमें संरक्षण इसका बहुत जरूरी है, प्रबंधन बहुत जरूरी है। तो अगर हम इन सब का संरक्षण, जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करेंगे तो जो हमें, जैसे ये पानी पीना और उससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हमें आ सकती है, खाद्यान्न सुरक्षा अगर हमें करनी है, यानी कि सबको खाना मिले प्रॉपर, जो आजीविका है, जो हम लाइवलीहुड लेते हैं या जो क्रियाएं उत्पादन के काम में आती हैं, अगर उसको सुनिश्चित करना है तो हमें जो भी डिग्रेडेशन हो रहा है, चाहे वो प्राकृतिक कारणों से हो रहा है, चाहे वो मैनमेड या हमारे कारण हो रहा हो, चाहे पानी, लैंड, जो भी डिग्रेडेशन हम कर रहे हैं उसको हमको बचाना पड़ेगा। तो इसका मतलब जब भी जल संसाधन का बहुत ज्यादा अतिशोषण होता है, बहुत ज्यादा शोषण होता है, या उसका प्रबंधन ठीक से नहीं होता है, तो ये संसाधन खत्म होते हैं। चाहे पानी ले लें या कोई भी चीज ले लें आप, चीजें अगर ओवर यूटिलाइज होंगी, उसका ठीक से मैनेजमेंट नहीं होगा तो खत्म होगी। यहाँ कुछ आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ये उद्योग है, अलग अलग ये उद्योग है और इसमें पानी का कितना उपयोग हो रहा है। देखिए आप, ये पानी का अथाह उपयोग हो रहा है। उसके बाद ये जो पानी छोड़ा जाता है ना, जो पानी जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो पानी इसको छोड़ा जाएगा, फिर नया पानी आएगा। ये पानी जाता है सीधा नदियों में, सरिताओं में और आसपास की जगह में, और जो उसे दूषित करता है। इसी के बारे में यहाँ चर्चा मैं कर रहा था। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। नदी परियोजनाएं, नदियों पे जो परियोजनाएं बनाती है, मतलब रिवर्स पे प्रोजेक्ट होते हैं, उसके बहुउद्देशीय यानी कि एक से ज्यादा उद्देश्य। अभी आप देखेंगे, कभी भी आपके दिमाग में आता है तो लगता है कि डैम बनाना मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, यानी कि विद्युत हम बनाएंगे ना। बहुउद्देशीय है ये, बहुत सारे उद्देश्य एक साथ पूरे होंगे। और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन का होता है, समन्वित मतलब होता है इंटीग्रेटेड, सब मिला के। तो इस जल संसाधन का प्रबंधन बहुत जरूरी है। प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ ये काम होता रहा है। चाहे आप सिंचाई के लिए देखें, पत्थर और मलबे के बांध बनाए जाते थे, जलाशय बनाए जाते थे, झील, बकायदा झील के तटबंध और नहरों जैसी पहले बहुत अच्छी, उत्कृष्ट, बहुत अच्छी क्वालिटी की जलीय कृतियां थी हमारे पास। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। और देखेंगे कि जितनी भी अच्छी, जो बड़ी नदियां हैं, उसके बेसिन में बांध बनाए गए स्वतंत्रता के बाद भी। लेकिन मैं आपको जरा पीछे ले चलता हूं, प्राचीन भारत में, थोड़ा आपको आइडिया रहे कि उस समय क्या होता था। पहले भी ये चीज होती, क्योंकि पानी तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ईसा के 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक श्रृंगवेरा, इसमें गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक जबरदस्त, बहुत बेहतरीन जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य साहब के साथ आए तो उनके समय बृहद, मतलब बड़ा स्तर, बहुत बड़े स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्र का निर्माण किया। ओडिशा, कलिंग, आंध्र प्रदेश, नागार्जुन कोंडा, बेंगलुरु कर्नाटक, कोल्हापुर महाराष्ट्र, इसमें हमको सबूत मिले बड़ी बेहतरीन, उत्कृष्ट लेवल की सिंचाई होती थी। इसके अलावा कृत्रिम झील, भोपाल की कृत्रिम झील, ये तो 11वीं शताब्दी में ही बनाई गई है। और फिर इल्तुतमिश साहब ने तो कमाल कर दिया, 14वीं शताब्दी में इन्होंने जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनाए गए, बावड़ियां बनाई गई, तो बड़ा एक विशिष्ट तालाब बनाया इन्होंने। ये एक चित्र है हीराकुंड बांध का, और ये बांध जो है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। लेकिन पहले बांध है क्या, बांध किस तरीके से वाटर कंजर्वेशन, पानी को संभालने, संजोने, उसका उपयोग करने और उसके प्लानिंग में काम आता है, प्रबंधन में काम आता है। तो पहले क्या होता था, जो बांध है, नदियां, वर्षा जल को इकट्ठा करते थे और उससे जलों की सिंचाई करते थे। लेकिन आजकल जो बांध है, वो ये बांध केवल ये काम नहीं करते, सिंचाई का काम या इस तरीके का काम नहीं। मतलब ये तो है, ये बहुउद्देशीय है, यानी उद्देश्य इसका केवल ये नहीं है कि एक काम हो, बहुउद्देशीय है, यानी एक से ज्यादा काम होंगे
एक तो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे बांध बना के, मतलब विद्युत उत्पादन होगा। उसके बाद जो भी औद्योगिक है या घरेलू उपयोग के लिए पानी जाएगा, जल आपूर्ति पीने के लिए पानी जाएगा, बाढ़ नियंत्रण होगी, जहां जहां बाढ़ बहुत ज्यादा आती है वहां पर ये बांध जो है बाढ़ नियंत्रण का काम करेगा। मनोरंजन के लिए वो एरिया इतना मनमोहक बना दिया जाता है कि बड़ा बड़ा खूबसूरत बन जाता है। वहां पर नौका चालन हो सकती है, मछली पालन भी होता है। यानी कि एक ही जगह पे एक ही प्रोजेक्ट से बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, करते हैं। ऐसे बड़े बड़े हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नंगल परियोजना। ये किसके काम आती है? विद्युत तो बनी रही है, इलेक्ट्रिसिटी बनी रही है, साथ में सिंचाई भी हो रही है। महानदी बेसिन पे आ जाए, यहाँ पर हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण के काम में भी आती है, बाढ़ नियंत्रण के काम में भी आती है। तो ये कुछ चित्र है, अलग अलग जो बड़े बड़े हमारे डैम प्रोजेक्ट्स हैं उनके चित्रण है ये। इसमें महानदी है, इसमें हीराकुंड है, सारे चित्रण आपको दिखाए गए हैं। तो बांध में होता क्या है इसको समझिए। क्या होता है कि जैसे ये नदी इस तरीके से जा रही थी, नदी इस तरह के जा रही थी, अब यहां पर हमने बांध बना दिया, मतलब एक स्ट्रक्चर बना दिया। इससे क्या हुआ, पानी रुक गया, यहाँ पानी रुक गया। तो यहाँ पर जो गांव होगा, यहाँ जो गांव होगा, यहाँ जो गांव होगा, वो तो पानी में चले जाएंगे। इन सबको हमको विस्थापन करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो पानी है वो यहाँ पर रोक दिया गया। उसके बाद ये गेट्स कहते हैं इसको, गेट्स को खोला जाएगा, पानी यहाँ से बहेगा बड़ी तीव्र गति से, बहुत ऊंचाई से। यहाँ पर टर्बाइन्स होते हैं, टर्बाइन घूमते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इसका अलग साइंस है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी विद्युत को आप भेज सकते हैं। अब ये जो पानी है, ये वाला जो पानी, इसको आप अलग अलग कार्यों के लिए, जैसे मैंने बताया आपको कि विद्युत उत्पादन तो हो ही रहा है, साथ में घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन। यहाँ पर आप मनोरंजन के इलाके बना सकते हैं। लोग आके इतना बेहतरीन पानी का इलाका देखेंगे, ऊपर से पानी बहता हुआ दिखेंगे, बहुत खूबसूरत महसूस होता है। ये जो जगह पर पानी जमा है, यहाँ पर नौकायान हो सकता है, यहाँ पर मछली पाली जा सकती है। तो एक साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं इसमें। बांध के बारे में समझ गए आप। लेकिन मैंने एक लाइन इसमें बताई है, जब ये इतना बड़ा पानी का जलाशय बनेगा ना, तो आसपास के सारी बायोडाइवर्सिटी, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और ये जो पानी है, इसके नीचे, जो कि पानी रुका हुआ है, तो जो इसके नीचे गाद है, मिट्टी है, वो जमा हो जाएगी। ये भी एक तकलीफ का कारण है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बांध आपको ये समझ में आ गया, तो इसको इस तरीके से समझिए कि बांध जो बहता जल है उसको रोकते हैं, इसकी बहाव को थोड़ा कम करते हैं। यहाँ जलाशय और ये झील बन जाती है, जल भरण हो जाता है, पानी भर जाता है। और जल जो बांध का मतलब केवल स्ट्रक्चर से मत लीजिएगा। ये लोग समझते हैं केवल ये जो बिल्डिंग बनी हुई है या फिर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आपका एक बांध हो गया। ये एक पार्ट है, ये बहुउद्देशीय परियोजना होता है। और हम ये कहें कि बांध केवल ऐसे नहीं होते छोटे, क्योंकि ये बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ा है, इसलिए आप ऐसे देख रहे हैं। और ना लकड़ी के बांध भी होते हैं, तटबंध बांध भी होते हैं, पक्का बांध भी हो सकता है। अलग अलग उपवर्गों में आप इसे बांट सकते हैं, अलग अलग श्रेणियों में बांट सकते हैं। इसी के अलावा ऊंचाई, अगर इसकी हाइट देखें तो हाइट के अनुसार से हम इसको बड़ा बांध, मुख्य बांध, नीचा बांध, मध्यम बांध, उच्च बांध, इस तरीके से हम इसको और क्लासिफाई कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद क्या शुरू हुआ? स्वतंत्रता के बाद शुरू हुआ कि देखिए साहब, जल संसाधन जो है इसका प्रबंधन बहुत जरूरी है। जल को बचाना, संवारना, समझाना और इस तरीके से लोगों तक पहुंचाना, और इसकी जो तकलीफें आती हैं उसको रोकना, ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई। जवाहरलाल नेहरू साहब पहले हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि जो बांध है किसी भी देश के, और हमारे देश के लिए खासतौर पर आधुनिक भारत के मंदिर हैं, आधुनिक भारत के मंदिर है। और उन्होंने कहा कि ये जो बांध हम बना रहे हैं, बनाने चले हैं, और जो बनाए हैं उसके कारण कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था, ये सब इंटीग्रेटेड, समान रूप से, समन्वित रूप से विकास करेगी। और उनकी बात बहुत हद तक सच भी हुई। क्योंकि ये समस्या का सोल्यूशन है ना। आप देखें, यहाँ पर एक भादु गीत है, दामोदर घाटी में जब बाढ़ आती थी तो लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, वो इस गीत में बताया गया है। लोगों को परेशानी थी, इसलिए बांध बने, कई सारी दिक्कतों को एक साथ हैंडल करने के लिए। लेकिन हो ये रहा है कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं अब जो चल रही है या फिर आगे जो प्लान हो रही है, उनमें कई ऐसी जगह है जहां पर विरोध लोगों ने किया। क्योंकि होता यह है कि आप नदी के बहाव, जो पानी आ रहा है, जो नेचुरल, देखिए नेचुरल जो भी चीज होगी वो तो अच्छी होगी। पानी अपना रास्ता बनाता है और अपनी नदी के रूप में बहता है या ट्रिब्यूटरीज के रूप में बहता है। जैसे आप बांध बना देंगे तो आपने उसका बहाव रोक दिया, तो उसकी जो जमीन है, जहां पर तलहट है, मतलब यहाँ जो पानी जमा है, इसकी जमीन में आप तलहटी में आप देखिए बहुत सारा गाद जमा हो जाता है, और नदी का जो तल है बड़ा चट्टानी हो जाता है। जब चट्टानी हो जाता है तो जो जल में जो जीव आवास करते हैं, जो जीव जंतु इसमें रहते हैं, उनको भोजन की कमी हो जाती है। वो कहाँ से भोजन लेंगे? बांध नदियों को अलग अलग टुकड़ों में भी बांट देता है, अलग अलग पार्ट्स में बांट देता है। तो इससे क्या होता है कि जो यहाँ पर जलीय जीव हैं, जो जल में जीव रहते हैं, वो अंडा देते हैं,
और अंडा देने से जो इधर से उधर चीजें जाती हैं, जो डेवलप होती है, उसका तो रास्ता आपने रोक दिया ना। वो स्थानांतरण उनका जो यहाँ से वहां जाना, ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं इसको, वो अवरुद्ध हो जाता है। इसके अलावा जो वहां की वनस्पति है, अगर आप देखें, जब ये बांध नहीं था तो पानी इस तरह बह रहा था, जब ये बांध बन गया तो यहाँ की जमीन, यहाँ की जमीन, यहाँ की वनस्पति, ये सब तो पानी के नीचे आ गए ना, वो तो खत्म हो गई, बायोडाइवर्सिटी तो खत्म हो गई, और धीरे धीरे वो वनस्पति और खासतौर पर जानवर वगैरह सब चले जाएंगे, वहां के मर जाएंगे। तो इसी तरीके से कई आपके अलग अलग सामाजिक आंदोलन हुए, जैसे नर्मदा बांध बचाओ आंदोलन है। ये चित्रण है, यहाँ मेधा पाटकर आपको दिख रही है, इन्होंने एक एनजीओ है इनका, वो ये काम करता है, उसको मैं बताऊंगा अभी आपको। तो एक तो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, फिर टिहरी उत्तराखंड में चले आइए, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये हम गुजरात की बात कर रहे हैं, नर्मदा नदी की बात कर रहे हैं। टिहरी बांध आंदोलन, टिहरी जो डैम बना है आपके इधर पे आ जाइए, उत्तराखंड के इलाके में। तो यहाँ पर खास तौर पे जो लोग यहाँ रहते थे, बहुत सारे गांव पानी जलमग्न हो जाते हैं, तो उनके लिए ये बनाए गए थे और उनके लिए ये आवाज उठाते हैं। तो लोगों का ये कहना है, क्योंकि जो लोग ये आसपास रहते हैं वो तो कुर्बान कर रहे हैं अपने आप को देश के लिए ना। कैसे? क्योंकि वो जहां से जो खाते थे पीते थे, अपने उनके घर थे, उनका जो वहां पर काम था, वो सब तो चला जाता है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि जब ये परियोजनाएं बन गई तो उनको बाकायदा जो सरकार ने वादा किया था कि ये पैसे मिलेंगे, ये आपको काम मिलेगा, वो भी उनको नहीं मिल पाया उस तरीके से। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करना बहुत जरूरी बन जाता है यहाँ पे। ये जो आप देखें, ये वो डैम है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है कि पहले तो ये शुरू हुआ था, एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, खासतौर पे हुआ था कि देखिए ये जो नर्मदा नदी पे बांध बन रहा है, इसके विरोध में शुरू हुआ था। जो ये इस पानी से जो जंगल डूब जाएंगे, उनके कारण ये शुरू हुआ था। लेकिन उसके बाद जब ये बन गया, क्योंकि सरकार है, पावर तो है, तो बन गया। उसके बाद जो लोगों को ये बताया गया था कि आपको, आप जो भी कुर्बानी दे रहे हैं उसके लिए आपको बाकायदा वो मिलेगा, यानी कि कॉम्पनसेशन मिलेगा, लेकिन वो मिला नहीं। तो उसके लिए फिर ये अब कार्यरत है मेधा पाटकर और उनके साथी, जो भी साथी गण है। सिंचाई ने एक और काम किया है। क्या काम किया है? सिंचाई ने जब ये पानी आ गया ना यहाँ पे, तो अब ऐसी फसलों को उगाया जा रहा है आसपास की जगह पे जहां पर पानी जरूरत से ज्यादा लगता है, जैसे पैडी हो गया। वाणिज्य फसल ऐसी जो है जिसकी मार्केट वैल्यू हो, जहां जो बेचे तो ज्यादा पैसा मिले। तो लोग अब जल गहन वाली ज्यादा क्रॉप उगा रहे हैं और वाणिज्य फसलों वाली ज्यादा फसल उगाने की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा किया जाएगा तो लवणीकरण, यानी कि मृदा में भी तो मिनरल वगैरह होते हैं, सॉल्ट होते हैं जो क्रॉप को बढ़ाते हैं, वो कम हो गई है, खत्म हो रही है। और इससे क्या हो रहा है कि सामाजिक परिदृश्य भी बदल रहा है। अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब गरीब होते चले जा रहे हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान अगर नगरीय क्षेत्र में जब पानी भेजा गया तो किसान परेशान हो गए, उपद्रव वो करने लगे। एक बहुउद्देशीय परियोजना का जो लागत है, जितना उसमें पैसा लगता है, मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट होता है, और लाभ के जो बंटवारे हैं उसको लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। ये अंतर्राज्यीय झगड़े का मैं एग्जांपल आपको देता हूं। कावेरी नदी है जो 4 जगह पानी देती है। कहां कहां देती है? 4 जगह। सबसे पहले कर्नाटक से शुरू होती है, तमिलनाडु, फिर उसके बाद केरला, उसके बाद पुदुचेरी। अब कर्नाटका में पहली बहती है। ये उस बात शुरू हुई थी बहुत पहले से, 1924 से प्रॉब्लम शुरू हुई थी। वैसे तो मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर के बीच में ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। 1924 में पैक्ट हुआ कि इतना इतना पानी आप कर्नाटक को इतना मिलेगा और तमिलनाडु को इतना मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ कि 1974, 50 साल का था ये, 74 में फिर कर्नाटका ने कहा कि देखिए अब 50 साल हो गए, उसने डैम बनाने शुरू कर दिए। अब तमिलनाडु वालों ने कहा अभी हमें कहां से पानी मिलेगा, उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। तो ये सब झगड़े फिर शुरू हो जाते हैं। अगले जब डिस्कशन होगा तो मैं बाकायदा आपको उस जगह ले जाऊंगा जहां अलग अलग हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, और उन सबको एक एक जगह देखेंगे ताकि आप ज्यादा जान पाएं कि हमारे कहाँ कहाँ ये बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।